हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना देर किए हमारे चैनल नॉलेज प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौगोलिक संकेतक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया। तो हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जीआई एक्चुअली होता क्या है, ये किसे प्रोवाइड किया जाता है और ये किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके एम्स क्या क्या हैं। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपसे एक भी फैक्ट इसके बारे में मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे जीआई टैक्स आखिर होता क्या है। तो जीआई टैक्स को पहले हम एक वर्बली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। यह एक संकेत है, इसकी उत्पत्ति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होती है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें एक विशेष गुण या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे भारत या फिर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, और उन विविध भौगोलिक विशेषताओं के कारण वहाँ के उत्पाद विभिन्न हो सकते हैं। कई उत्पाद ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक जगह पर ही पाए जाते हैं, उसको अलग जगह पर नहीं बनाया जा सकता या नहीं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप की जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनको ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए और उसका प्रमोट करने के लिए और व्यापारिक फायदा उठाने के लिए जीआई टैक्स का ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जीआई टैक्स से रिलेटेड इसमें क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं और एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमें एक चीज़ ये तो समझ में आ गई जीआई टैक्स होते क्या हैं। और जीआई टैक्स एक्चुअली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक हैं। जैसे अगर मैं जापान की बात करूं तो उसकी कटाना स्वॉर्ड जो है वो जापान की ही फेमस है और वहीं की ओरिजिन है। अगर कोई अदर कंट्री अगर कटाना स्वॉर्ड बनाना चाहे भी तो उस क्वालिटी की नहीं बना सकता, उसको प्रमोट नहीं कर सकता। सेम अदर चीज़ें भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। अब सबसे पहले ये चीज दिमाग में आती है हमारे कि जीआई जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होता है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में होता है। तो उसके लिए सुई जेनरिस लॉ, जिसे हम जो कि जीआई माल पंजीकरण और संरक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके अकॉर्डिंग जीआई टैक्स भारत में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें लॉ तो पता चल गया कौन सा लॉ होता है, लेकिन ये कब से लागू हुआ है हमारे भारत में। तो ये WTO के यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया है, जो कि 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीआई टैग का जो लॉ है वो इंडिया में कब से अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है। तो वो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर 2003 से लागू होने के बाद अभी अप्रैल 2020 तक टोटल 306 जीआई टैग्स को रजिस्टर किया जा चुका है। एप्लीकेशंस तो वैसे इसमें 650 प्लस एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें से 366 हैं जो अभी रिसेंटली अप्रैल 2020 तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इसके बारे में कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको बताना जरूरी है और आपको पता भी होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, इसका रजिस्ट्रेशन ड्यूरेशन कितना होता है, इसका हेड ऑफिस कहां है और इसके डिप्यूटी रजिस्ट्रार कौन है। तो रजिस्ट्रेशन शुल्क की अगर हम बात करें तो वो है 5000 इंडियन रुपीज। नेक्स्ट, इसकी रजिस्ट्रेशन जो ड्यूरेशन होती है, मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई का टैग मिल गया है तो वो 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है, यानी 10 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है, इसका हेड ऑफिस जो है वो गुंडी चेन्नई में है, यानी गुंडी नाम का एक प्लेस है, वहां चेन्नई में है। नेक्स्ट है, इसके जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार वो श्री चिन्नराजा जी नायडू हैं, श्री चिन्नराजा जी नायडू। अच्छा, दूसरी बात, ये जब 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है तो इसको रिन्यू कराना पड़ता होगा 10 ईयर्स के बाद। तो इसकी जो फीस होती है, रिन्यूअल कॉस्ट होती है, वो 3000 रुपीज होती है अगर आप विद इन 10 ईयर इसे रिन्यू करा लेते हैं तो। लेकिन यही फीस बढ़कर 3500 हो जाती है अगर आप 10 ईयर के बाद, यानी इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड निकल गया है और आफ्टर 6 मंथ, यानी 10 ईयर कंप्लीट होने के 6 मंथ बाद तक आप कराते हैं तो आपको 3500 रुपीज देने पड़ेंगे। अच्छा, ये जीआई टैग कौन कौन ले सकता है। तो जीआई टैग पहली कंडीशन तो यह है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी संस्था या कृषि से संबंधित विभाग या उस उत्पाद से संबंधित विभाग इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो डिटेल में दे रखी हैं। तो उसमें से कुछ मेन शर्तें ये हैं। पहली बात तो ये कि जो उत्पाद जिस क्षेत्र से संबंधित है उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ पार्टिकुलर उत्पाद इस क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी बात, उसकी स्पेशलिटी का प्रूफ होना चाहिए कि एक्चुअल में इसकी खासियत है क्या। फिर
ये जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं और इनकी जो टीम है वो जाके वेरीफाई करती है कि हाँ वास्तव में ये एक्चुअल है या नहीं है। अगर एक्चुअल होता है तो उसको वैलिडेशन मिल जाता है टैग के साथ, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाता है या पेंडिंग पड़ा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में जीआई टैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसको अप्रॉक्स 34 क्लासेस में बांटा गया है और उसकी भी सब कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की बात करें तो वो नंबर 1 है हैंडीक्राफ्ट, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड नेचुरल, फोर्थ टेक्सटाइल्स, फिफ्थ फूड स्टफ एंड सिक्स्थ इज मैन्युफैक्चर्ड। अब हैंडीक्राफ्ट में मतलब होता है दस्तकारी या हस्तशिल्प से संबंधित जितना भी कार्य होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए बनारस की साड़ी हो गई या फिरोजाबाद में कांच का सामान फेमस है, तो इस टाइप का जो वर्क आता है वो हैंडीक्राफ्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो कृषि से संबंधित है। जैसे मान लीजिए बासमती राइस हो गया या इलाहाबाद का जो सुर्ख अमरूद वैरायटी आती है जो लाल कलर की होती है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नेचुरल। अब कई उत्पाद ऐसे हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं, जैसे आप मकराना पत्थर होता है जो राजस्थान में पाया जाता है, तो वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो हर जगह नहीं पाई जाती, स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल भी कुछ वस्त्र या वस्त्र उद्योग से रिलेटेड चीजें होती हैं जो कि स्पेसिफिक जगह पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फूड स्टफ, जैसे खाद्य सामग्री जो कि किसी जगह की स्पेसिफिक हो, जैसे रिसेंटली अभी उड़ीसा का रसगोला वो ऐड हुआ है। अब मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में क्या क्या आते हैं? मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में वो चीजें आती हैं जो मैनमेड होती हैं, जैसे अलीगढ़ के ताले मान लीजिए, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो ये तो इसकी कैटेगरीज हैं और इसकी सब कैटेगरीज अप्रॉक्स 34 क्लासेस में डिवाइड की गई हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके लोगो के बारे में। अब इसका लोगो जो हमें दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड काफी फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इस लोगो को जब हम देखते हैं तो हमें एक ये चीज याद आती है कि समथिंग ऐसा एक लोगो होता है जीपीएस में जो ट्रैकर में दिखाते हैं, तो ये एग्जैक्टली उसी से प्रभावित है। जब इसका डिजाइन किया गया था तो जीपीएस के ट्रैकर वाला जो लोगो होता है जस्ट उसी से इन्फ्लुएंस है ये। अब देखते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। पहली खासियत तो ये है कि ये ट्राई कलर में अवेलेबल है। ट्राई कलर का मतलब इसमें जो भारत के फ्लैग में जो कलर्स हैं वही इसमें सेम है, व्हाइट, सैफरन एंड ग्रीन, और बीच में ये ब्लू डॉट दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जीआई। तो इसका जो जीआई शॉर्ट फॉर्म है वो इस लोगो में रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये देखिए, ये है जी और ये है आई, तो ये रिप्रेजेंट करती है। ये इसका दूसरा फैक्ट हो गया। और आगे इसका फैक्ट ये है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने इस लोगो को बनाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी और उस प्रतियोगिता के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा लोगो। और नेक्स्ट है ये हमारी टैगलाइंस हैं। इसकी टैगलाइंस का मतलब इसका जो वाक्य है। अब वाक्य क्या है देखते हैं। तो इंग्लिश में इसका जो टैगलाइन है वो है इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि लोगो से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, लोगो और टैग। अब इसमें कुछ फैक्ट भी हैं लोगों से रिलेटेड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जीआई इसके डिनोट करते हैं इसके लोगों में। नेक्स्ट है, अब देखिए, लोगो जनरल लोकेशन सिंबल से मिलता जुलता है जो दर्शाता है कि प्रत्येक जीआई में विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसके मूल स्थान से संबंधित हैं। मीनिंग जैसे कि जीपीएस का जो लोकेशन वाला टैब बताता है कि कहां पर स्पेसिफिक जगह है, ऐसे ही जीआई का ये वाला सिंबल भी बताता है कि किसी पर्टिकुलर जगह का कौन सा ऑब्जेक्ट स्पेशल है। और इसके आगे है यह लोगो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा भी धारण करता है जिससे भारत के गौरव की भावना को बढ़ावा मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि ट्राई कलर है तो ये फ्लैग से इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है, तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 1 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में जीआई लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस लोगो और टैगलाइन को कब लॉन्च या पब्लिश किया गया था? तो किया गया था 1 अगस्त 2018 को। किसके द्वारा? तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था कि इसको टैगलाइन और लोगो बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो वो प्रतियोगिता कब हुई थी? वो प्रतियोगिता हुई थी 18 अक्टूबर 2017 को। किसके द्वारा? माई जीओवी इंडिया के द्वारा। यानी माई जीओवी इंडिया का जो पोर्टल है इसके द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिस पर टैगलाइन के लिए 918 से अधिक लोगों ने और लोगों के लिए 383 प्रविष्टियां, यानी 383 लोगों ने इसमें प्रतिभाग लिया था। तो अब इसमें जो विनर्स हुए थे उन्हीं के लोगो और टैगलाइन डिसाइड हुए होंगे। तो इनके विनर्स कौन कौन से थे? तो ये देखिए, लोगो की जो विनर थी वो कोलकाता की आरती चटर्जी थी, यानी जिन्होंने ये लोगो डिजाइन किया था, जो पास हुआ था, यानी ये विनर हुई थी। और टैगलाइन जो थी वो आकांक्षा त्रिपाठी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की, ये विनर रही थी टैगलाइन की।
तो आई होप आपको ये लोगो से संबंधित फैक्ट समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो एक बार दोबारा देख लीजिए। ये है इसका लोगो और ये इसकी टैगलाइन। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीआई टैग्स के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य तो इसका है भौगोलिक उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है निर्यात को बढ़ावा देना, फिर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन। नेक्स्ट प्राचीन हस्तशिल्प और सभ्यता का संरक्षण करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को पहचान दिलाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और अनाधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाना। यानी कोई अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉपी करना चाहेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान है और उस पर दंडात्मक कार्यवाही भी होती है। आगे देखते हैं। पहला जीआई टैग किसे और कहां प्रोवाइड किया गया था। तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को प्रोवाइड किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था 29 अक्टूबर सन 2004 को। और इसकी वैलिडिटी 10 सालों को कब पूरी हो रही है, 26 अक्टूबर सन 2023 को। तो यहां पर फर्स्ट जीआई टैग कंप्लीट हो जाता है। यह है इसका दार्जिलिंग टी और यह इसका जीआई टैग। आगे देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक जितने भी जीआई टैग इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। इसमें पहला है तिरूर बीटल लीफ, जो कि केरल राज्य में है। तो यह पान का एक पत्ता है जिसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। आगे हम देखते हैं कश्मीर सैफरन, जो कि जम्मू कश्मीर में राज्य में है। कश्मीर का केसर ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है केसर का, तो वो है ईरान। ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, जो कि कश्मीरी केसर के नाम से विख्यात है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इडू मिसमी टेक्सटाइल्स। ये अरुणाचल प्रदेश में से जीआई टैग दिया गया है। ये एक टाइप का कपड़ा होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, इडू मिसमी। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली गोरखपुर टेराकोटा को इसमें ऐड किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये गोरखपुर टेराकोटा है क्या, यहां पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयरिश विस्की, जो कि आयरलैंड की है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है खोला चिल्ली, जो कि गोवा राज्य से संबंधित है। ये एक विशेष प्रकार की मिर्च की वैरायटी है जो कि गोवा में पाई जाती है और यह है इसका जीआई टैग। नेक्स्ट है काजी नेमू, जो कि असम राज्य से संबंधित है। ये नेमू कुछ और नहीं, ये नींबू ही है। तो नींबू जब है तो इसका जो जीआई टैग दिया गया है वो ये है। तो काजी नेमू कहां से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है श्री बिल्लीपुत्तुर पलकोबा, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये दूध के द्वारा बनाई जाने वाली एक खोए की तरह मिठाई होती है। इसका नाम है श्री बिल्लीपुत्तुर पलकोबा और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित जीआई है। नेक्स्ट है कांडांगी साड़ी, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये एक विशेष प्रकार की साड़ी है जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है, बनाई जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी फेमस है, ऐसे ही तमिलनाडु की कांडांगी साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है डिंडीगुल लॉक्स, ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये विशेष प्रकार के ताले हैं जो कि तमिलनाडु में बनाए जाते हैं, डिंडीगुल लॉक्स। नेक्स्ट है पलानी पंचमीर्थम, तो पलानी पंचमीर्थम ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये पलानी नामक एक स्थान है तमिलनाडु में जहां पर मंदिरों में प्रसाद के रूप में बनाया और बांटा जाता है। तो ये पलानी पंचमीर्थम कहां का है, तमिलनाडु का, और ये प्रसाद के रूप में वितरित होता है। नेक्स्ट है कोदाई कनाल मलाई पुंडू, ये भी तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है और ये एक लहसुन की प्रजाति है जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है और ये इसका जीआई टैग है। नेक्स्ट है कंधमाल हल्दी, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है और ये अपने औषधीय गुणों के कारण विख्यात है। इसका जीआई कोड इस प्रकार है, जीआई टैग। नेक्स्ट उड़ीसा का रसगोला, ये रसगोला उड़ीसा से संबंधित है और ये रसगुल्ला होता है वहां का कोई, जिसे रसगोला कहा जाता है, उड़ीसा रसगोला, और इसका जीआई टैग इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं पांडुम। पांडुम मिजोरम राज्य से संबंधित एक प्रकार का कपड़ा है जो शॉल की तरह का होता है और कुछ इस प्रकार से लपेटकर पहना जाता है। इसका जीआई टैग इस प्रकार है। नेक्स्ट है निगोतेखेर, यह भी मिजोरम राज्य से संबंधित है और ये भी इस प्रकार का लपेटकर पहना जाने वाला कपड़ा है। इसका जीआई टैग इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारम। हमारम भी मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम राज्य से संबंधित, और यह भी पहना जाने वाला शॉल की तरह एक कपड़ा होता है और इसका जीआई टैग ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टाल्लो पुआन,
ये टाल्हो पुआन मिजोरम से संबंधित है और ये भी एक प्रकार की शॉल की तरह कपड़ा होता है। इसका जीआई टैग इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है मिजो पुआनचेई। ये भी मिजोरम राज्य से संबंधित है और ये भी इस तरह से पहना जाने वाला कपड़े की फॉर्म में होता है जो शॉल की तरह होता है। इसका जीआई टैग ये है। मिजोरम से रिसेंटली जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं वो लगभग सभी शॉल के रूप में कपड़े हैं जो कि हैंडक्राफ्ट किए जाते हैं। और लास्ट में देखते हैं गुलबर्ग तुर दाल। ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है और ये एक विशेष प्रकार की दाल है जो कर्नाटक में प्रमुखता पाई जाती है और इसका जीआई टैग इस प्रकार है। तो मैंने यहां तक जितने भी अप्रैल 2019 से लेकर अभी अप्रैल 2020 तक जितने भी जीआई टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो इसमें भी डिस्कस कर लिए हैं और एक कलेक्शन पूरा बना लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर आगे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। इसके यूट्यूब पे अगर आप हमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जाकर यूट्यूब सर्च बार में सर्च करें नॉलेज प्लस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आपको पीडीएफ और नोटिस मिलते रहेंगे। आपको सर्च बार में जाकर टाइप करना है कैंपस नॉलेज प्लस और आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आगे फेसबुक पेज पर आप हमें सर्च कर सकते हैं कैंपस नॉलेज प्लस टाइप करके, इससे भी आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, कैंपस नॉलेज प्लस आप टाइप करें और इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और ये डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं खत्म करता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।